हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल फार्मा का इंट्रोडक्शन देखा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ नथिंग बट मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो हमारी बॉडी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन करती है। इसीलिए हम फार्माकोकाइनेटिक्स को ADME स्टडी भी कहते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से ड्रग का कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना मेटाबॉलिज्म हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है ना, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ये दोनों को मिला के हम एलिमिनेशन कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्लियरेंस पढ़ते हैं। तो ये प्राइमरी पैरामीटर्स है। उसमें बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस आता है, जिसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, और ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज़ नथिंग बट मूवमेंट ऑफ ड्रग इन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। मतलब इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि सेलुलर बैरियर और ड्रग हैज़ टू क्रॉस टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो आपने ओरली कोई ड्रग लिया, तो फिर वो GIT में जाएगा। फिर GIT से वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो लीवर में जाएगा थ्रू पोर्टल वेन। फिर लीवर से वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो उसका जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से लेकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए जो ड्रग को बैरियर्स क्रॉस करने पड़े ना, उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अब एब्जॉर्प्शन में हम मेनली 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, फिर पाथवेज ऑफ एब्जॉर्प्शन और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो यार, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपका फाउंडेशन सेट करता है आपके मेडिकल लाइफ का। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग कौन से रूट से दिया जाता है और कौन सा ड्रग कौन से रूट से नहीं देना चाहिए। तो हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट मतलब जहाँ पे हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे वहीं पे उसका इफेक्ट दिखेगा। और सिस्टेमिक रूट में क्या होता है कि हम ड्रग को देते हैं, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में जाता है, और तब जाके उसका इफेक्ट दिखता है। तो अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्शन इज सीन आफ्टर ड्रग रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। और लोकल रूट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइट ऑफ एक्शन इज सेम एज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोकल रूट में 3 कैटेगरीज होती है। पहला होता है टॉपिकल, फिर दूसरा होता है डीपर टिश्यूज, और होता है इंट्रा आर्टेरियल। सिस्टमिक रूट में क्या होता है, हमको ड्रग का, हमारा मकसद क्या है सिस्टमिक रूट में, हमको ड्रग को बॉडी में पहुंचाना है। तो ड्रग को बॉडी में हम कैसे पहुंचाएंगे, एक तो हम थ्रू GIT पहुंचाएंगे, और एक है दूसरा GIT के अलावा हम बाकी और रास्तों से पहुंचाएंगे। तो जब हम ड्रग को GIT के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं तो उसको हम इंटरल रूट कहते हैं, और जब हम ड्रग को GIT के अलावा बाकी और रास्तों से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं तो उसको हम पेरेंटल रूट कहते हैं। अब इंटरल रूट के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है ओरल रूट, सबलिंगुअल और रेक्टल। अब पेरेंटल में भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है इंजेक्टेबल, मतलब हम इंजेक्शन देंगे, और एक होता है नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में इंट्रावेनस होता है, मतलब सीधे वेन में इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर होता है, मतलब मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है। और इंट्राडर्मल होता है, मतलब हमारी जो स्किन के लेयर्स होती है ना, डर्मिस, उस लेयर में इंजेक्शन दिया जाता है। फिर सबक्यूटेनियस होता है। नॉन इंजेक्टेबल में नेज़ल होता है, ट्रांसडर्मल होता है और इनहेलेशनल होता है।
तो आज के वीडियो में हम लोकल रूट पढ़ेंगे और एंट्रल रूट को डिटेल में पढ़ेंगे। पेरेंटल रूट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम लोकल रूट से स्टार्ट करते हैं। लोकल रूट में क्या होता है कि हम जहाँ पे ड्रग देते वहीं पे उसका इफ़ेक्ट दिखता है। तो इसमें भी 3 टाइप होते हैं, हमने देखा था। तो सबसे पहले हम टॉपिकल देखते हैं। टॉपिकल में क्या होता है कि हम ड्रग को सरफेस पे अप्लाई करते हैं ताकि लोकल इफ़ेक्ट आ सके। लोकल इफ़ेक्ट के लिए हम ड्रग को सरफेस पे अप्लाई करते हैं। अभी सरफेस कौन से हो सकते हैं? तो सरफेस स्किन भी हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी हो सकती है। अब लोकल रूट के थ्रू हम कौन से ड्रग्स देते हैं? ऑइंटमेंट्स, क्रीम दे सकते हैं, लोशन दे सकते हैं, आई ड्रॉप दे सकते हैं और वजाइनल पेस्ट्री, इसको हम वजाइनल पैलेट भी कहते हैं। जब वजाइना का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब हम वजाइना पे इसको अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं डीपर टिश्यूज़। तो डीपर टिश्यूज़ में क्या होता है कि सिरिंज और नीडल के थ्रू हम डीपर टिश्यूज़ में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। तो इसके भी टाइप्स होते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर होता है, इंट्रा आर्टिकुलर होता है। इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है कि हम ड्रग को साइनोवियल कैविटी, जो जॉइंट की कैविटी होता है ना, उसी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड से हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देते हैं। फिर इंट्राथेकल होता है। इंट्राथेकल मतलब CSF में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। उसका एग्जांपल है मिडाजोलाम, मेथोट्रेक्सेट। फिर एपिड्यूरल होता है, मतलब जो एपिड्यूरल स्पेस होती है ना, उसमें हम ड्रग को देते हैं। फिर इंट्राविट्रियल होता है। इंट्राविट्रियल मतलब विट्रियस ह्यूमर में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? गैनसाइक्लोविर। इसको हम CMV रेटिनाइटिस के ट्रीटमेंट में देते हैं। फिर इंट्रावेसाइकल होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। उसमें हम माइटोमाइसिन और BCG वैक्सीन को देते हैं। फिर इंट्राप्लूरल होता है, हम प्लूरल कैविटी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। अब देखते हैं इंट्रा आर्टेरियल। तो इंट्रा आर्टेरियल में हम क्या करते हैं? आर्टरीज में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं फॉर लोकल इफेक्ट। अब आप कहोगे कि आर्टरीज में जब ड्रग को दे रहे हैं तो फिर ये लोकल रूट में कैसे आए, इसको सिस्टमिक रूट में आना चाहिए। तो देखो यार, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर कोई भी ड्रग आप दे रहे हो, वो अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले अगर वो ड्रग का इफेक्ट आ रहा है तो वो लोकल रूट में आएगा। और अगर कोई ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद इफेक्ट आ रहा है तो वो सिस्टमिक रूट में आएगा। तब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगा कि कोई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है और उसके बाद उसका इफेक्ट आ रहा है तो वो आप उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाल देना। और अगर कोई ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही इफेक्ट आ रहा है, मतलब लोकली इफेक्ट आ रहा है, तो लोकल रूट में आएगा। तो इसमें क्या होता है? इंट्रा आर्टेरियल में अगर कोई कैंसर है, अगर लिम्ब कैंसर है, सपोज अगर अपर लिम्ब कैंसर है, तो हम क्या करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी में अगर हमने इंजेक्शन दिया तो उसका वो उसी लिम्ब पे उसका इफेक्ट आएगा। और फिर अगर लोअर लिम्ब कैंसर है तो हम फेमोरल आर्टरी में इंजेक्शन दे सकते हैं। फिर हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स में भी हमको इसको यूज़ कर सकते हैं, इंट्रा आर्टेरियल रूट को। तो ये था लोकल रूट के बारे में। अब हम एंट्रल रूट देख लेते हैं। तो एंट्रल रूट में भी 3 थे। ओरल रूट था, सबलिंगुअल था और रेक्टल था। तो सबसे पहले हम ओरल देखते हैं। तो ओरल क्या है? सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन और ओल्ड मेथड है और ये बहुत इजी होता है। मतलब देखा है हमने, हम सब लोग टैबलेट्स वगैरह, सिरप वगैरह लेते रहते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन है। अब इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ड्रग्स हम दे सकते हैं। फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वो होता है मेनली इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है और स्टमक से, लेकिन मेनली कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? तो ये कॉमन होता है, चीप होता है, फिर कन्वीनियंट होता है, सेफ़ होता है, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ तो नहीं आते इससे, फिर पेनलेस होता है
और नॉन इन्वेजिव होता है और किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके एडवांटेज हो गए, इतना इंपॉर्टेंट तो ये सब एडवांटेज वगैरह नहीं है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट हो सकता है, हमको पता नहीं चलेगा कौन सा ड्रग कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर कैन नॉट बी गिवन इन इमरजेंसी, अब इसको इमरजेंसी में क्यों नहीं देते हम, क्योंकि इसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब पहले ड्रग ओरल रूट से हमने लिया, फिर वो जीआईटी में जाएगा, फिर जीआईटी से वो लीवर में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, फिर इसका इफेक्ट दिखेगा। इसलिए हम इसको इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल इसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर इसको हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स में नहीं दे सकते, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में नहीं दे सकते, वोमिटिंग जिसको अगर हो रही है किसी पेशेंट को तो उसमें हम इसको नहीं दे सकते। और फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। ओरल रूट से क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारी जीआईटी में, वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इनको ओरल रूट से देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इनके एग्जांपल क्या है, तो एनी ड्रग एंड विद इन, जैसे कि इंसुलिन है, कैल्सिटोनिन है। फिर अगर कोई भी ड्रग टाइड से एंड हो रहा है, ऑप्टियोटाइड, ट्राईपैराटाइड, फिर एज, एस्परजिनेज, रैस्बेरिकेज। फिर अगर कोई ड्रग मैप से एंड हो रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जैसे कि रिटुक्सिमैब। अब अगर हम ओरल रूट ऑफ ड्रग को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ें। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इस पर ऐसे क्यों आता है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए आपने। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब हम ड्रग लेते हैं ना ओरल रूट से, तो इट अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। मेनली तो लीवर से जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन बहुत मतलब निग्लिजिबल होता है। मेनली ये खेला लीवर में चलता है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ही हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये बस एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। अब तो क्या होता है, तो हमने ड्रग लिया ओरल रूट से, तो फिर हो जाएगा स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाएगा, फिर लीवर में जाने के बाद वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो देखो मैं इसको आपको एकदम इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहले आपने ओरल ड्रग लिया 100 मिलीग्राम, फिर हो जाएगा आपके जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब सारा ड्रग तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सपोज 80 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर ये आपकी पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में चला जाएगा और लीवर में क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। अब आपने 100 मिलीग्राम ड्रग लिया, उसमें से 80 मिलीग्राम जीआईटी में एब्जॉर्ब हो गया और फिर पोर्टल वेन के थ्रू 60 मिलीग्राम लीवर में चला गया। अब लीवर में क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद कहाँ पे जाएगा ड्रग, हार्ट में जाएगा थ्रू इन्फीरियर वेना केवा। लेकिन सारा तो नहीं रहेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो तो सपोज 20 मिलीग्राम ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, तो फिर हार्ट में कितना जाएगा, 40 मिलीग्राम ड्रग जाएगा। तो हमने लिया तो 100 मिलीग्राम ड्रग था, लेकिन हमारी बॉडी में कितना पहुंचा, 40 मिलीग्राम। ये किस लिए, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिड्यूसेस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, इसलिए जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स होता है ड्रग का वो कम हो जाता है। मतलब हमने देखा ना, हमने 100 मिलीग्राम ड्रग दे रहे हैं लेकिन सिर्फ 40 मिलीग्राम ही ड्रग पहुँच पा रहा है, तो उसका थेरापेटिक रिस्पॉन्स जो है तो कम हो जाता है बॉडी में। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ड्रग्स को पैरेंट्रल या फिर कुछ ऐसे रूट से देते हैं जिससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाए, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो। जैसे कि सबलिंगुअल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है, फिर
आईवी से भी होता है। जो मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना वो ओरल रूट से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल रूट से होता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर ऐसे क्यों आता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए हम हेपेटिक क्लियरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब हेपेटिक क्लियरेंस क्या होता है, एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू हेपेटिक ब्लड फ्लो। एक्सट्रैक्शन रेशियो में क्या क्या आता है, CA माइनस CV/CV, इसको हम एक्सट्रैक्शन रेशियो कहते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि CA क्या है। CA इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन पोर्टल वेन, और CV क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन इंफीरियर वेना केवा। तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ताकि आप बेसिक में इसको लिख के आ सको। अब इफ़ अ ड्रग हैज़ वेरी हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन, तो उनको हम क्या करते हैं, देखो यार मैं इसको आपको इजीली समझाता हूँ कि अगर किसी ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है तो हम उसको एक तो ओरली नहीं देंगे या फिर हाई डोज में देंगे, ताकि मैक्सिमम ड्रग बॉडी में जा सके। तो अब हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि ओरली देना है या नहीं, या फिर हाई डोज में कौन से ड्रग को देंगे, या फिर कौन से ड्रग को ओरली नहीं देंगे। तो उसके लिए हम पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मोर देन 70% है तो हम उसको ओरली नहीं देते, और अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लेस देन 70% है तो हम उनको ओरली तो देते लेकिन हाई डोज में देते। तो अब कौन से ड्रग्स को हम ओरली नहीं दे सकते, तो उसके एग्जांपल्स है स्टेरॉइड्स, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, कार्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, फिर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, लिग्नोकेन को भी हम ओरली नहीं दे सकते, फेंटानिल को भी नहीं दे सकते। और फिर कौन से ड्रग को हम ओरली देंगे लेकिन हाई डोज में देंगे, तो उसके लिए निमोनिक के PMVP सिंह, P से प्रोपेनोलॉल, M से मॉर्फिन, V से वेरापामिल, P से पेथिडिन, S से साल्ब्यूटामॉल, E से इमिप्रामिन और NG से नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये ड्रग्स को हम ओरली देंगे लेकिन हाई डोज में देंगे। और ये जो होते हैं स्टेरॉइड्स, एपिनेफ्रिन, निग्नोकेन और फेंटानिल, इनको हम ओरली नहीं देंगे। तो ये था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके नोट्स दिए, आपको कहीं और से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जैक्ट इसको जाकर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जाकर लिख सकते हो। अब देखते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या करते हैं हम लोग, हम ड्रग को टंग के नीचे रख देते हैं। अब वो टंग के नीचे रखने की वजह से ड्रग सबलिंगुअल वेन के थ्रू सुपेरियर वेना केवा में जाता है और हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो आपने देखा कि डायरेक्ट मतलब हार्ट में जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो ये लीवर वगैरह में, GIT और सब में नहीं जा रहा है, इसलिए इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो हेंस सबलिंगुअल रूट में क्या हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। और फिर हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, मतलब एक तो टंग के नीचे रख देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसको क्रश कर देंगे ड्रग को, और फिर उसको माउथ में डाल देंगे, तो फिर वो बकल म्यूकोसा के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर किसी को मतलब जो डिज़ायर्ड इफेक्ट आ गया है, और तो फिर ड्रग का वो स्पीड कर सकता है, पेशेंट ड्रग को थूक सकता है, मतलब पूरा ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक एडवांटेज है। अब क्या है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है कि सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग दे सकते हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए इनको इमरजेंसी में देते हैं। एंजाना के केसेस में हम देखो नाइट्रेट्स हम एंजाना के केसेस में देते हैं, क्योंकि हमको एंजाना के केसेस में जल्दी इफेक्ट चाहिए होता है। और फिर ब्यूप्रोन और फिन भी इससे दिया जा सकता है, फिर डेसअमीनो ऑक्सीटोसिन भी दिया जा सकता है इस रूट से। इसके एडवांटेजेस क्या है,
कि कोई कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन है, फिर एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट, फिर इट बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, फिर डिस एडमिनिस्ट्रेशन में वही कि नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट, और लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स को नहीं दे सकते क्योंकि लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स है तो फिर वो उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। फिर ड्रग्स विद बैड टेस्ट, ऑब्वियसली यार अगर हम ड्रग को मुंह में रख रहे हैं तो फिर बैड टेस्ट की वजह से उसको वैसे ही थूक देगा, कोई पेशेंट लेगा ही नहीं। अब लास्ट में हमारा बच गया रेक्टल रूट। तो रेक्टल रूट वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड के फॉर्म में दे सकते हैं ड्रग को, या फिर लिक्विड के फॉर्म में भी दे सकते हैं। और इसको हम कौन से पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो कोई अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर कोई पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें हम दे सकते हैं। और फिर लेस इरिटेंट, मतलब हाई, मतलब अगर कोई ड्रग इरिटेंट ड्रग है या फिर अनप्लीजेंट टू टेस्ट है तो हम वो ड्रग भी रेक्टल रूट से दे सकते हैं। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है। तो अब हम रेक्टल रूट से ड्रग को कैसे देखते हैं, तो दो तरीके से दे सकते हैं। एक होता है सपोजिटरी से दे सकते हैं, या फिर रिटेंशन एनेमा कर सकते हैं। तो सपोजिटरी से हम कौन से ड्रग देते हैं, इंडोमिथासिन देते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। फिर रिटेंशन एनेमा के थ्रू हम रेक्टल डाइज़ेपाम देते हैं, इसको हम फेब्राइल सीजर्स में देते हैं बच्चों में, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं रेक्टल रूट से। तो इसमें भी यार फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है। तो अगर ड्रग एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन में एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर वो एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन क्या है, ट्राइब्यूटरी इंफीरियर वेना केवा की, जिससे ड्रग फिर हार्ट में जाएगा और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाएगा, मतलब लीवर में जाएगा ही नहीं ड्रग। और अगर ड्रग इंटरनल हेमोरॉइडल वेन में एब्जॉर्ब हो रहा है तो उससे जाएगा पोर्टल वेन में। ये क्या है, पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरी, सॉरी, इंटरनल हेमोरॉइडल वेन पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरी है। तो पोर्टल वेन कहाँ लेके जाएंगी, फिर ये लीवर में जाएगा, फिर लीवर से फिर हार्ट में जाएगा। तो लीवर में जा रहा है मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। तो अगर इंटरनल हेमोरॉइडल वेन में हम कोई ड्रग जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब अगर होता है तो वो अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर वहीं पे एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन में कोई ड्रग जाता है तो वो बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यही उसका मेन है। जो रेक्टल रूट में है उसमें यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। इसके नोट्स मैं आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।